तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के ऐतिहासिक और चौंकाने वाले नतीजों के बाद राज्य में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। टीवीके के प्रमुख और अभिनेता थलापति विजय ने सूबे के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है। विजय की इस सफलता और तमिलनाडु की सत्ता में हुई इस बड़े उलटफेर के बाद हर किसी की नजरें तमिल सिनेमा के थलाइवर यानी सुपरस्टार रजनीकांत की प्रतिक्रिया पर टिकी है। हाल के समय में उनके और विजय के रिश्तों को लेकर कुछ सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थी, जिनका उन्होंने अंततः जवाब दे दिया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में रजनीकांत को लेकर कई तरह की अफवाहें और कयास लगाए जा रहे थे। इन तमाम विवादों और कड़वाहटों पर विराम लगाने के लिए रजनीकांत ने चेन्नई के पोएस गार्डन स्थित अपने आवास पर एक बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के तीखे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और विजय को रोकने के लिए रची जा रही साजिश के आरोपों पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजनीकांत के सामने सबसे बड़ा सवाल उस अफवाह को लेकर था जिसमें कहा जा रहा था कि टीवीके की जीत के बाद विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए रजनीकांत ने डीएमके और एआईडीएमके के शीर्ष नेताओं के साथ एक गुप्त बैठक की। इन आरोपों पर बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अपनाते हुए रजनीकांत ने कहा, कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये बकवास और मनगढ़ंत कहानियां फैला रहे हैं कि मैं विजय को सीएम बनने से रोकने के लिए अन्य पार्टियों के साथ रणनीतियां बना रहा था। मैं उन लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि रजनीकांत इतना सस्ता या फिर गिरे हुए स्तर का इंसान नहीं है जो पीठ पीछे ऐसी घटिया राजनीति या फिर साजिशें करे। जो लोग मेरे स्वभाव और मेरे जीवन को जानते हैं वे अच्छी तरह से समझते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। एमके स्टालिन से मुलाकात पर भी दी रजनीकांत ने सफाई। चुनाव नतीजों में डीएमके की करारी हार के बाद रजनीकांत का पूर्व सीएम एमके स्टालिन के घर जाना इस विवाद की मुख्य वजह बना था। इस पर सफाई देते हुए सुपरस्टार ने कहा कि स्टालिन पिछले 38-40 सालों से मेरे बेहद करीबी दोस्त रहे हैं। हमारी दोस्ती राजनीति के तराजू में नहीं तौली जा सकती। चुनाव में पार्टियों की हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन कोलाथुर सीट से स्टालिन की व्यक्तिगत हार ने मुझे एक दोस्त के नाते दुखी किया था। मैं सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने और एक दोस्त का फर्ज निभाने के लिए उनके घर गया। सोशल मीडिया पर चल रही उन चर्चाओं को भी रजनीकांत ने हंसकर टाल दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि वो विजय की इस कामयाबी से खुश नहीं है और उनके अंदर जलन की भावना है। रजनीकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत पहले ही ये साफ कर दिया था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। अब जब मैं इस रेस का हिस्सा नहीं हूं तो मुझे विजय से जलन आखिर क्यों होगी। विजय और मेरे बीच करीब 25 से 28 साल का जनरेशन गैप है। हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने पूछा कि विजय के शपथ ग्रहण समारोह में वे शामिल क्यों नहीं हुए और एयरपोर्ट पर उन्हें बधाई क्यों नहीं दी, तो थलाइवर ने अपनी आदत का हवाला दिया। उन्होंने कहा, जैसे ही चुनाव के नतीजे आए थे मैंने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विजय को बधाई संदेश भेज दिया था। बार बार कैमरे के सामने बधाई देना मेरा तरीका नहीं है। रही बात शपथ ग्रहण की, तो मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बना। कुल मिलाकर रजनीकांत ने कहा कि मुझे विजय से कोई जलन नहीं है, लेकिन उनकी इस जीत पर मुझे अचंभा जरूर हुआ क्योंकि उन्होंने केंद्र में बीजेपी और राज्य में दो बड़े राजनीतिक दलों से हटकर अपनी एक बड़ी जीत दर्ज की। कुल मिलाकर रजनीकांत ने उन्हें और विजय को लेकर चल रही अफवाहों पर खुलकर अपनी बात रखी है। उनके इन बयानों पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपनी नई कैबिनेट के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है, लेकिन इस बंटवारे में एक नाम ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है एग्मोर से जीत कर आए दलित नेता राजमोहन का। आमतौर पर भारतीय राजनीति में जब भी दलित समुदाय के किसी राजनेता को कैबिनेट में जगह मिलती है तो उन्हें सामाजिक न्याय या फिर कल्याणकारी मंत्रालयों तक ही सीमित कर दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री विजय ने एग्मोर से जीत कर आए दलित नेता राजमोहन को राज्य का सबसे शक्तिशाली माना जाने वाला स्कूल शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया है। मुख्यमंत्री विजय ने सामाजिक न्याय की एक नई स्क्रिप्ट लिख दी है, एक ऐसा फैसला जिसने देश की पारंपरिक राजनीति की सोच को चुनौती दी है। तमिलनाडु पहले से ही उच्च दलित साक्षरता और उच्च शिक्षा में दलित छात्रों की भागीदारी में आगे रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी जातिगत भेदभाव और शैक्षणिक विषमताएं एक बड़ी चुनौती हैं। ऐसे में एक दलित समुदाय से आने वाले शिक्षा मंत्री से उम्मीदें दोगुनी हो जाती हैं कि वे शिक्षा के जरिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़े बच्चों के भविष्य को संवारेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल एक मंत्री पद का बंटवारा नहीं बल्कि तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके का बाबा साहेब अम्बेडकर और पेरियार की विचारधारा को धरातल पर उतारने वाला एक बड़ा प्रयास है। हालांकि नई सरकार के सामने केंद्रीय शिक्षा नीतियों और स्थानीय शिक्षक संगठनों की मांगों से निपटने के लिए बड़ी प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजमोहन तमिलनाडु की शिक्षा व्यवस्था से जातिगत भेदभाव को पूरी तरह मिटा पाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस नियुक्ति ने दलित समाज को एक नया हौसला जरूर दे दिया है। जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, मेरे लीडर के बारे में सबको पता होना चाहिए, मेरे पार्टी के बारे में सबको पता होना चाहिए।
இறைவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். साउथ की राजनीति को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वहां हिंदी बोलने वालों के लिए जगह कम होती है। हिंदी को लेकर विरोध भी देखने को मिलता है, लेकिन अब तमिलनाडु की नई सरकार में एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने इस पूरी बहस को एक नए तरीके से बदल दिया। 29 साल की एक युवा महिला नेता जो फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं, राजनीति की गहरी समझ रखती हैं और अब उन्हें मुख्यमंत्री विजय थालापति ने सिर्फ मंत्री ही नहीं बनाया बल्कि तमिलनाडु के सबसे अहम मंत्रालयों में से एक उद्योग और निवेश प्रोत्साहन विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है। जी हाँ, बात हो रही है एस कीर्तना की, जो इस वक्त विजय सरकार का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला युवा चेहरा बन चुकी हैं। तमिलनाडु सरकार में सीएम विजय के साथ कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन उनमें सिर्फ एक महिला मंत्री शामिल थी जिनकी चर्चा खूब हुई, एस कीर्तना, यानी पूरी कैबिनेट में अकेली महिला चेहरा। और अब उसी चेहरे को इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट जैसे बड़े विभाग की कमान देना विजय की राजनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है। संदेश साफ है, सिर्फ वरिष्ठता ही नहीं बल्कि नई सोच, शिक्षा और क्षमता को भी जगह मिलेगी। खास बात यह है कि तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्य में उद्योग मंत्रालय सिर्फ फैक्ट्री और निवेश का मामला नहीं बल्कि रोजगार, विदेशी निवेश और आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। एस कीर्तना का पूरा नाम कीर्तन संपत बताया जाता है। वो तमिलनाडु की शिवकाशी क्षेत्र से आती हैं। वही शिवकाशी जो पूरे भारत में पटाखा उद्योग के लिए मशहूर है। मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर राजनीति तक पहुंचने वाली कीर्तना ने पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया, यानी उन्होंने राजनीति को सिर्फ मंच से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से समझा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पहले अलग राजनीतिक नेताओं और संगठनों के साथ भी रणनीतिक भूमिका निभाई, इसलिए प्रशासनिक समझ उनकी ताकत मानी जाती है। चुनाव के दौरान एस कीर्तना के कई वीडियो वायरल हुए थे। वजह थी उनकी हिंदी, क्योंकि तमिलनाडु की युवा नेता होने के बावजूद वे बेहद आत्मविश्वास से हिंदी बोलती हुई नजर आई। और अब मंत्री बनने के बाद देश भर में उनकी चर्चा तेज हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कह रहे हैं कि भाषा नहीं, क्षमता मायने रखती है। वहीं विजय समर्थक इसे नई राजनीतिक चेहरा बता रहे हैं। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में कीर्तना ने शिवकाशी सीट से जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया। बताया जाता है कि वो इस सीट से जीतने वाली पहली महिला विधायक बनी, यानी उन्होंने दशकों पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा है। और अब मंत्री पद तक पहुंचकर उन्होंने नई पहचान बनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि मुख्यमंत्री विजय ने उन्हें प्रतीकात्मक महिला प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रखा बल्कि सीधे उद्योग और निवेश प्रोत्साहन जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी देकर भरोसा भी जता दिया है। अब सवाल यही है, क्या एस कीर्तना तमिलनाडु में नए निवेश, रोजगार और उद्योग को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा पाएंगी? क्योंकि विजय सरकार के सामने उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और ऐसे में युवा महिला मंत्री को अहम मंत्रालय देना आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति और प्रशासन दोनों को नई दिशा दे सकता है। फिलहाल एक बात तय है, तमिलनाडु की नई सरकार में विजय के बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है एस कीर्तना, और खुद मुख्यमंत्री विजय इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल चेहरों में से एक है।